साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है सेंट्रल डिबेट का। सेंट्रल डिबेट में आज हम बात करेंगे आखिरकार कर्नाटक में किसके सिर ताज सजा दिया है कहीं ना कहीं मतदाताओं ने। कर्नाटक का किंग कौन, ये फैसला तो जनता ने कर दिया है, लेकिन अब फैसले की घड़ी का इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। हालांकि अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो शाम 5 बजे तक 65.69% वोटिंग हुई। वहीं 13 मई को नतीजे आएंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। कर्नाटक चुनाव पर देश भर की निगाहें टिकी हुई थी। 224 सीटों पर आज कर्नाटक में वोटिंग हुई। अब जहां कर्नाटक में सत्ताधारी बीजेपी हर 5 साल में सत्ता बदलने वाले 38 साल पुरानी ट्रेंड को तोड़ना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का दावा कर रही है। जेडीएस को उम्मीद है कि 2018 की तरह एक बार फिर पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए 2615 उम्मीदवार मैदान में। उम्मीदवारों में 2430 पुरुष हैं, 144 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर है। राज्य में 5.3 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें 11.71 लाख वोटर्स पहली बार मतदान करें। राज्य में 2.66 करोड़ पुरुष और 2.63 करोड़ महिलाएं, जबकि 5.71 लाख से ज्यादा दिव्यांग वोटर्स हैं। 80 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के 12.15 लाख वरिष्ठ नागरिक भी वोटर है, जबकि 16,000 से ज्यादा मतदाता 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं। जातिगत राजनीति की बात जब भी आती है तो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे तमाम राज्यों की बात करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत भी इससे अछूता नहीं है। कर्नाटक में भी ऐसी दो जातियां जिन्हें ट्रम्प कार्ड माना जाता है। ये जातियां हैं लिंगायत और वोकालिंगा। ये जातियां पूरी बाजी को पलट सकती हैं। सभी राजनीतिक दल इन्हें किंग मेकर की तरह देखते हैं। यही वजह है कि मौजूदा चुनाव में भी बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस समेत तमाम पार्टियों ने इन जातियों को लुभाने की पूरी कोशिश की है। लिंगायत और वोकालिंगा जाति की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कर्नाटक के कुल 23 मुख्यमंत्रियों में से लिंगायत जाति से सूबे को 8 मुख्यमंत्री मिले हैं, तो वोकालिंगा जाति से 7। वहीं शनिवार यानी कि 13 मई को कर्नाटक चुनाव के परिणाम आने वाले। ऐसे में क्या है पूरा जातियों की ताकत का वहां पर परिणाम, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताते हैं। पहले बात करते हैं लिंगायत समुदाय की। कर्नाटक में सबसे बड़ा समुदाय इसी जाति का। इस समुदाय को अगड़ी जात में गिना जाता है। राज्य के गठन के समय से ही यहाँ इस जात का दबदबा रहा है। 1956 से लेकर अब तक इस राज्य को लिंगायत जाति से 8 सीएम मिल चुके हैं। खुद मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी इस समाज से आते हैं। इसके अलावा बीएस येदियुरप्पा भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। यही कारण है कि लिंगायत समुदाय के वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों पार्टियों ने पूरा जोर लगाया है, लेकिन उनकी ये कोशिश कितना कामयाब होगी, ये तो एक बड़ा सवाल है। हालांकि मतदान आज हो चुका है, वोटिंग के परसेंटेज भी सामने आ चुके हैं। अगर अनुमान बात करें 5 बजे तक की, तो 65 से ज्यादा फीसदी मतदान हुआ है और वही उम्मीद जताई जा रही है कि ये कुल मतदान प्रतिशत 70 के आसपास जाएगा। हालांकि इन 70% में कांग्रेस ज्यादा पे है, जेडीएस ज्यादा पे है, बीजेपी ज्यादा पे है, या फिर अन्य कोई दल भी इसमें अपनी वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी बनाए हुए हैं। लेकिन किंग मेकर का सपना देखने वाली जेडीएस इस बार किंग मेकर बन पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे पैनलिस्ट से। कांग्रेस नेता अनिल शर्मा, सपा नेता विवेक पांडे, वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी, कर्नाटक में मतदान हो चुका है और पूरी तरीके से काफी अच्छे फीसदी में मतदान के प्रतिशत भी नजर आ रहे हैं।
क्या उम्मीद जता रहे हैं आप? कर्नाटक की जनता किस पर भरोसा कर रही है? स्नेहा जी, सूर्य मंच को मैं प्रणाम करता हूं। अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। बड़ा देख करके कि आदरणीय हमारे कांग्रेस के अभिभावक स्वरूप हमारे बड़े भाई प्रवक्ता बैठे हैं, लेकिन भाजपा का कोई प्रवक्ता अभी आ रहा है कि नहीं, ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिएगा। और आदरणीय हमारे जो दस्तोगी भैया बैठे हैं, उनको भी विशेष प्रणाम समर्पित करता हूँ। कर्नाटक में देखिए, अगर हम भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे हैं तो मौन स्वीकृति ही सही, कहीं ना कहीं समर्थन पूरा कांग्रेस को तो चाहिए है। और सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी विपक्ष में रहते हुए एक ही एजेंडे पे इस समय सक्रिय है कि भाजपा की कुनीतियों को हटाते हुए, भाजपा की कुनीतियों को हटाने के लिए हर उस संगठन के साथ खड़े होने की उम्मीद रखती है, संगठन के साथ आने की उम्मीद रखती है जो इस अनीतियों के कारण प्रदेश के विकास को बाधित करते आए हैं, जो देश को लूट रहे हैं, जो देश को विकास की परिधि से दूर पिछड़े पंक्तियों में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा की नीतियां अगर आप देखेंगे तो लगातार ऐसी हो गई है कि कर्नाटक में जो दृश्य आ रहे हैं, भाई मैंने तो पहली बार देखा कि किसी राज्य के संवैधानिक पद पे विराजमान व्यक्ति को स्याहियों से या कालिक पोत करके उसको सम्मान दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि जिस रोड शो की बात प्रधानमंत्री कर्नाटका जाके कर रहे थे, कई दृश्य ऐसे आए जिसमें कि भीड़ छोड़ दीजिए, मुझे लगता है सड़क के जानवर तक कब न दिखाई दे रहे थे। सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा करना, प्रचार करना। एक देश का प्रधानमंत्री जो जाके कर्नाटका में कर्नाटका वासियों को यह बताता है कि मुझे इतनी गालियां पड़ी, अगर 92 गालियों की जगह वो 92 विकास कार्यों की बात करते तो फिर भी कर्नाटक की जनता मुझे लगता है इस बार उनको स्वीकार कर लेती। लेकिन 92 गलतियों से समय काट रहे थे, मंचों से संवेदनाएं हासिल करने के लिए जुमलेबाजी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में आप देखिए भाजपा की राजनीति कितनी षड्यंत्रकारी है, इसी से अंदाजा लगाइए। उत्तर प्रदेश में पसपांडाओं को उन्होंने टिकट दिया है निकाय चुनाव में, और दक्षिण में कर्नाटक के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि मुस्लिम आरक्षण समाप्त करेंगे। तो दोहरा चरित्र, दोहरी नीति, एक ही देश में बांटने की राजनीति, धर्मों में विभेद पैदा करने की राजनीति, और सबसे बड़ी बात है राष्ट्रगीत के लेखक को ही बदल दिया। मतलब अपने इंटर के बाद, 12th के बाद जो इंटर करके अपनी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कर रहे थे, एक बहुत बड़े सम्मानित नेता ने भाजपा के राष्ट्रगीत का पूरा रचना करने वाले काव्यकार को ही बदल दिया, नाम ही बदल दिया। तो मुझे लगता है देखिए, मानसिकता आदमी की नहीं बदलती, मानसिकता व्यक्ति की पोषित होती है उसकी षड्यंत्रकारी नीतियों से, और भाजपा षड्यंत्र की राजनीति करती आई है। ये बात सत्य है कि कांग्रेस कर्नाटका में बहुत अच्छी बढ़त के साथ आगे है, और मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कांग्रेस को कि वो कर्नाटका में पुनः स्थापित होकर के अपने राज्य को स्थापित करे और भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंके, और जो उन्होंने वादे किए हैं सबसे पहले उन वादों को पूरा करे, अनैतिक संगठनों पे बैन लगाए। अब पीएफआई का नाम लेकर के जो भाजपा ने वाहवाही लूटी, पीएफआई को भाजपा ने केवल 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया जी। आजीवन प्रतिबंधित करने के लिए पुख्ता प्रमाण भाजपा के पास भी नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि पीएफआई अगर सत्ता में आती, या पीएफआई को लेकर के जो भाजपा ने प्रोपोगेंडा किया, तो कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो कम से कम पीएफआई जैसे संगठन पे, बजरंग दल जैसे संगठनों पे आजीवन प्रतिबंध लगाएगी। ये मैं उम्मीद भी करूंगा और शुभकामनाएं दूंगा भाजपा, कांग्रेस को अग्रिम जीत के लिए शुभकामनाएं दूंगा अभी से जी। अनिल शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई पांडे जी। कर्नाटक में जिस प्रकार इन लोगों ने एक एजेंडा बीजेपी ने दिया कि हमने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, मुसलमानों पर आरक्षण समाप्त करें, इसी तरह 2017 में उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने नारा दिया था कि हमने उत्तर प्रदेश में किसी भी एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। और आज घुटनों के बल ये मुस्लिमों के सामने इस कदर झुक गए कि मुस्लिमों को इन्होंने टिकट दिया और बहुत ताकत में उनके वोट के आधार पर जीतने का प्रयास करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन,
भाई सरकार किस पर चलाना चाहते हैं? इंजनों पर सरकार चलती है या जनता के द्वारा चुना हुआ नेता चलता है? अभी जो वोट परसेंटेज हुआ है 65.69%, 5 बजे तक का, उसके बाद जो वोट परसेंटेज बढ़ा है लगभग 70 के करीब है। और उससे ये स्पष्ट हो जाता है जैसे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में नगरीय क्षेत्रों में 35 से 37% वोटिंग हुई बिल्कुल। और देहात क्षेत्र में 52 के आसपास। यहां जो है जिस प्रकार की वोटिंग हुई है, सेंट्रल कर्नाटक हो या तटीय क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो, हर जगह से कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। जनता बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहां रैलियां करने में किस कदर मशक्कत करनी पड़ी, अपने नेताओं को रोकने का प्रयास जो इन लोगों ने किया, लेकिन कांग्रेस में लोग जुड़ते चले गए। ये बदलाव की बयान है और इससे बीजेपी को सबक लेना चाहिए कि अब उनका समय समाप्त होना शुरू हो गया। एक वृक्ष जब उसे ये घमंड हो जाता है अपने ऊपर कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, जिस वक्त तूफान या आंधी चलती है तो उसका समूल नष्ट हो जाता है, वो जड़ से उखड़ जाता है। आप देखिए 2014 में जब इनकी सरकार बनी तो कितने राज्यों में इनकी सरकार थी? केंद्र में जब सरकार बनाई तो कितने राज्यों में सरकार थी? और आजकल कितने राज्यों में इनकी सरकार की स्थिति है? कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बना रही है और मैं जनता के प्रति बहुत आश्वस्त हूं। हमारे साथी जो पार्टियां हम लोगों को समर्थन कर रही है उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। आज हम लोगों की एकता की ताकत की वजह से कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। जी। सीट कितनी मिलती है ये 13 तारीख को क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम पूरे आश्वस्त हैं कि कम से कम 150 के लगभग हमको सीट मिलने जा रही है। भाजपा की स्थिति बहुत बुरी तरह से बिखरने जा रही है। जी पंकज जी, जिस तरह से मुस्लिमों का आरक्षण समाप्त करने का इन लोगों ने काम किया है और यहां एक तरफ मुस्लिमों का आरक्षण समाप्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिमों को गले लगाते हैं, उनके सामने घुटने टेकते हैं। यह स्पष्ट हो चुका है। जनता एक बात बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आज किसी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है और यही वजह है कि कर्नाटक में इनको पूरे लाव लश्कर के साथ जिस प्रकार से इनको मशक्कत करनी पड़ी, स्पष्ट हो गया कि इनकी जमीन खिसक चुकी है। इनके बड़े बड़े नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस सरकार बनेगी, मैं पूर्णतः आश्वस्त है। ठीक है अनिल जी, ठीक है। पंकज जी, पूरी तरीके से कर्नाटक चुनाव को लेकर के आरोप प्रत्यारोप प्रचार सब कुछ किया गया सभी दलों द्वारा। जेडीएस अपने किंग मेकर के सपने को अभी भी सजोए हुए, कांग्रेस सत्ता में वापसी के सपने को सजाए बैठी है, बीजेपी पुराने इतिहास को तोड़ने का सपना सजाए बैठी है। क्या कह रहा है आपका विश्लेषण? देखिए, जिस तरह से कर्नाटक में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और 5 करोड़ 21 लाख टोटल वोटर्स हैं वहाँ पे, 42 लाख नए वोटर वहाँ पे इसमें इंक्लूड हुए हैं। तो इसको अगर देखा जाए, जिस तरह से 5-6 बजे तक करीब 65% मतदान हुआ और जैसा कि हो रहा है कि एक लास्ट मोमेंट में मतदान का प्रतिशत और बढ़ जाता है तो ये 70% क्या 70% से ऊपर भी जा सकता है। तो मतदाताओं का अति उत्साह वहाँ पे दिखाई दे रहा है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में। अब ये किसके पक्ष में जाएगा ये तो 13 तारीख को ही इसका विश्लेषण होगा, किसके पक्ष में ज्यादा जाता है। लेकिन एक बात तय समझ लीजिए, जिस तरह से कांग्रेस ने वहां पर पीएफआई को बैन करना, पीएफआई की तुलना बजरंग दल से किया और अपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो पीएफआई की तरह हम बजरंग दल को भी बैन करेंगे। तो ये कांग्रेस के लिए कहीं मुसीबत का सबब बन गया। उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता और कांग्रेस के तमाम स्पोक्स पर्सन पार्टी के जेब में हनुमान चालीसा लेके घूम रहे थे और उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया, जो डीके शिव कुमार वहां के अध्यक्ष, उन्होंने कहना शुरू किया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम बजरंग बली के जगह जगह पूरे कर्नाटक में मंदिर बनवाएंगे। तो इस तरह का चीजें वो कर्नाटक उसमें बैकफुट पे आ गई। अब ये चूंकि हनुमान जी की जन्मस्थली जो है, बजरंग बली की जन्मस्थली कर्नाटक रही है, तो अब जनमानस कितना किसको इसमें इसको देखता है। लेकिन ये तय समझ लीजिए, ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट का
होना ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी, कांग्रेस की नेताओं की एक भ्रष्टाचारी छवि, कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग खुद ही नेशनल हेराल्ड घोटाले में आज जमानत पे हैं, तो इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता है। जनता ये सब देख रही है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने वहां कम प्रचार किया, प्रियंका गांधी ने ही वहां कमान संभाल रखी थी, और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से वहां प्रचार की कमान संभाली और जिस तरह से जनमानस को इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप बजरंगबली का नाम लेके ही वोट दीजिए, और तमाम इस तरह की बातें कही, तो वो भी जनमानस ने उसको सराहा, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वहां प्रचंड भीड़ देखने को मिली। कांग्रेस जो भी कुछ कहे वो अलग बात है। आज राजस्थान में क्या हो रहा है, कांग्रेस अपने कुनबे को नहीं संभाल पा रही है। सचिन पायलट जो वहां पर धरने यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, तो इस तरह की बात करना, जो अभी जिस तरह से ख्याली पुलाव हो रहे हैं, तो इस बात को नहीं। और दूसरी बात, लिंगायत समाज और वोकालिंगा, वहां वही दो समुदाय ऐसा है कि जिसकी तरफ जाएगा उसी की सरकार बनती है। एसआर मुंबई वो आपके येदियुरप्पा समुदाय उससे आते हैं, येदियुरप्पा मतलब दो समुदाय जो उससे आते हैं, और वो इस समय मुख्यमंत्री हैं। वहां 8 लोग जो है उससे वोकालिंगा से उससे हुए, 7 लोग उस दूसरे मतलब समुदाय से हुए। तो उन समुदाय का जिस तरफ भी झुकाव जाएगा, सरकार उसी की बनेगी, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इसमें येदियुरप्पा की भी इसमें एंट्री है। येदियुरप्पा का लड़का वहां से चुनाव लड़ रहा है। येदियुरप्पा वहां के किंग मेकर कहे जाते हैं। वो किसकी तरफ वो बीजेपी की तरफ है, वो कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इन सब चीजों का भी लाभ बीजेपी को मिल सकता है। अब कितना प्रतिशत लाभ मिलता है ये तो 13 तारीख को ही क्लियर होगा, लेकिन अभी से ये कह देना कि सरकार कांग्रेस की बन रही है, ये भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर नेक टू नेक फाइट है। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है, ये निश्चित मान के चलिए, ये तय मान के चलिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आज जिस तरह से लेकिन मतदाताओं का रुझान वहां देखने को मिला कि मतलब 70-72% पोलिंग होना और ज्यादा पोलिंग होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ मिलता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कई दिन वहां रुक कर कई जनसभाओं को 6 दिन में संबोधित किया। अमित शाह वहां प्रचार की कमान संभाले हुए थे। योगी आदित्यनाथ यूपी से जाकर वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे थे, और कानून का राज और भयमुक्त शासन जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिया वो बता रहे थे। तो और ये देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 37 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में सरकार बनाई, एक मिराकल को तोड़ा, तो ये कोई जरूरी नहीं है वहां भी इस तरह का हो सकता है, मिथक टूट सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी ये कह देना कि नहीं वहां जो है वो सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यह अतिशयोक्ति होगा। ये 13 तारीख को ही होगा। लेकिन मतदाताओं का अति उत्साह और प्रधानमंत्री के रोड शो में जिस तरह से जनता उमड़ के सामने आई और प्रधानमंत्री की सभाओं में जिस तरह से जनमानस सामने आया, उसको भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ये निश्चित मान के चलिए, ये चुनाव जनमानस का जिस तरह से उत्साह देखने को वहां मिला, और बजरंगबली जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जिस तरह से उसके लेके कांग्रेस बैकफुट पे आ गई, और कांग्रेस को बार बार कांग्रेस के प्रवक्ताओं को इस पर बयान देने पड़े, तमाम बयान देने पड़े, तो ये भी सब सामने आया। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को वहां के चाहे वो खड़गे हो जो वहीं से आते हैं, प्रियंक खड़गे ने जहरीला सांप कहा, उनके सुपुत्र हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कर्नाटक से ही बिलोंग करते हैं, वही उनकी जन्मस्थली रही है। तो ये सब सब चीजें ये भी बहुत मायने रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का, अगर ये कुछ भी कांग्रेसी कुछ भी कहें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ जो है जनमानस में आज भी सर्वोपरि है। सर्वाधिक जनता उनको पसंद करती है। सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर हैं तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। और उन्होंने जिस तरह से वहां प्रचार की कमान संभाली, अमित शाह जैसे सारथी उनको मिले, उन्होंने भी जिस तरह से प्रचार प्रसार किया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एकदम क्लीन स्वीप जो है कांग्रेस कर रही है या क्लीन स्वीप, ये तो 13 तारीख को ही फैसला होगा। लेकिन इसमें आगे आपका इसमें जो है इसमें दोनों पक्षों को लेके चलना चाहिए। ठीक है पंकज जी, आगे आपका विश्लेषण सुनेंगे, लेकिन काफी देर से विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं। जी विवेक जी। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे भाजपा के कोई प्रवक्ता नहीं है,
लेकिन चलिए, मुझे लगा कि इनको आदरणीय पत्रकार देखिए, कांग्रेस एक भ्रष्टाचारियों का दल है, ये निश्चित मान के चलिए। कांग्रेस कुछ भी कहे, वो डंडा उसके ऊपर से उठ नहीं सकता है। कांग्रेस एक भ्रष्टाचारियों का दल है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। 89 से लेकर आज तक कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो चाहे जो हो। और 5,000 करोड़ के घोटाला अभी जो है उसका विवेक जी ने खड़ा किया। पत्रकारिता आपके बस की बात नहीं है, इसका मतलब। विवेक जी का पक्ष मेरी बात आ जाए, भाजपा अपनी बात पूरी कर लूं। अरे भाजपा बोलते क्या नहीं जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप नेता कांग्रेस होकर क्या बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचारियों का दल कांग्रेस है, आप क्या बोल रहे हैं? आप ये आपके लोग कन्विक्टेड रहे, तमाम इस तरह के आरोप लगे और तमाम जमानत नोटिस है रिकॉर्ड से। बीजेपी पे आरोप लगता है कि विपक्ष को नहीं बोलने देते हैं। सुनिए विपक्ष का पक्ष सुनिए जी। देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ये राजनीतिक विश्लेषक है, ना कि किसी पार्टी के प्रवक्ता। एक विश्लेषक को विश्लेषण निष्पक्षता के आधार पर करना चाहिए। आरोप, मेरी बात आ जाए, हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, पत्रकार भी है वो, लेकिन वो यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हैं, चाहे वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बैठे हैं। अभी इनके ही अपने शब्द थे, कांग्रेस पे आरोप लगे। आरोप लगने से कोई आरोपी नहीं हो जाता जब तक कि उसको तथ्यों के साथ, प्रामाणिकता के साथ, न्यायालय में सत्य के साथ साबित नहीं किया जाता। तो मुझे लगता है एक गंभीर पत्रकार, एक वरिष्ठ पत्रकार को शब्दों के अंदर छुपे अर्थों को समझना चाहिए ताकि उनकी लेखनी और मजबूत हो सके। कांग्रेस पे आरोप ही तो लगते हैं, सबसे बड़ी बात है। और भाजपा पे क्या लगते हैं? कोविड काल में भाजपा पे क्या आरोप लगे? 4-4 गुना दाम पे किट खरीद ली इन्होंने। जब आदमी मर रहा था तो उसको ऐसे वक्त में, जब पूरा देश सबसे बड़े संकट में था, उस समय भाजपा के लोग तो लाभ कमा रहे थे और भाजपा के विधायक, नेता, सांसद भी उस सत्य को उजागर कर रहे थे। सैनिकों के शवों को ले जाने के लिए ताबूत का सबसे पहला भ्रष्टाचार इस देश में नहीं विश्व में किस पार्टी के हाथ हो गया? भाई 2014 के आसपास का मुझे वो विश्लेषण याद है जो बीबीसी ने एक सर्वे किया था, जिसमें भाजपा को विश्व की सबसे चौथी भ्रष्ट पार्टी का खिताब दिया गया था। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भाई आरोप तो राफेल के भी लगे हैं, लेकिन बात यह है कि जांच तो केवल और केवल कांग्रेस के और विपक्ष के नेताओं की हो रही है ना, तभी तो ये बात उठ रही है ना। और कांग्रेस को भ्रष्टाचार या भ्रष्ट पार्टी का खिताब देने वाले आदरणीय पत्रकार महोदय कौन होते हैं? आप ये कह सकते हैं कि आरोप लगते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि सबसे भ्रष्ट पार्टी है, क्योंकि सबसे ज्यादा 40% से अधिक भाजपा के राज में बना स्विस बैंक में, जो 15 लाख वापस लाने की बात करते थे और सदन में खड़े होकर कहते हैं कि हमें नहीं पता कि अंतर्राष्ट्रीय इस पे कितना काला धन जमा है स्विस बैंक में। अपनी ही बातों से पलट करके असहजता भाजपा के लोग देख रहे हैं। लेकिन मुझे दुख होता है कि पंकज भैया जैसे इतने सम्मानित पत्रकार बैठ करके, जब मजबूरी है इनकी कि भाजपा प्रवक्ता नहीं है तो इन्होंने भाजपा प्रवक्ता की कमान संभाल लिया है। भैया निष्पक्षता से बताइए ना। आज जो कर्नाटका में हो रहा है, चुनाव के एक दिन पहले वहां की जनता भाजपा की दी हुई साड़ी, मुर्गे ले जाके भाजपा के प्रत्याशियों के घर के बाहर फेंक रही है। वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा। प्रधानमंत्री के प्रचंड जनमत को आप बता रहे हैं, प्रधानमंत्री का वो आपने यात्रा नहीं देखी होगी जिसमें कि भीड़ छोड़ दीजिए, सड़क पे कुत्ते तक नहीं दिखाई दे रहे और वो दौरा कर रहे हैं, उनकी रैली निकली है। ये वीडियो आपको नहीं दिखाई देती, बड़ा आश्चर्य होता है। कौन से चश्मे से देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि भाजपा की वाहवाही करने क्या कहा इन्होंने? सारथी मिला है, बिल्कुल सारथी मिला है। ऐसा गृह मंत्री देश को पहली बार मिला है कि जब वो कश्मीर फाइल का प्रचार कर रहे थे तब 150 से अधिक कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन कर रहे थे परिवारों के साथ, उस पर इन्होंने कभी कोई बात नहीं करी। और आज जब वो कर्नाटका में जाकर के फिर से अहंकार रूपी अपने भाषणों से मंतव्य दे रहे हैं तो मणिपुर जल रहा है और ये देश के गृह मंत्री हैं। चुनाव जरूरी है, तो मुझे लगता है कि अपने कुकृत्यों को भी देखना चाहिए भाजपा को। हनुमान जी की जाति किसने बताई थी? अभी इन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ गए पर कर्नाटक में चुनाव संभाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल संभाल रहे हैं। एक गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री वही होता है कि यहाँ पे परिवहन का डेटा हैक हो जाता है, साइबर अटैक हो जाता है, वो जाके प्रचार कर रहा है दूसरे राज्य में अपने राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारियों को छोड़ करके। कानून व्यवस्था छत विचित हो रखी है, सड़कों पे पुलिस कर्मियों को गोली मारी जा रही है और पता नहीं किस कागजी कानून व्यवस्था का दम भर रहे हैं। ऐसी कानून व्यवस्था जो कि कार्यकारी डीजीपी से संचालित हो रही है। एक स्थायी डीजीपी नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश को, न दे पाए न देने की मंशा है, लेकिन कानून व्यवस्था अच्छी। अरे आप वाहवाही करिए, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कांग्रेस
कि बनाई 70 साल की मेहनत को जो बेचने का काम किया है भाजपा ने, उन पैसों का कोई हिसाब ले सकते हैं आप? कांग्रेस के एक जो कोष प्रधानमंत्री का बनाया गया था, राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच करते, पीएम केयर पे बात क्यों नहीं करते भाई? अगर कांग्रेस की तरह आप भी वही काम कर रहे हैं तो कांग्रेस से और आपके अंदर अंतर क्या रहेगा भाजपा में और कांग्रेस में? सबसे बड़ी बात समझने वाली है, सैनिकों के साथ सबसे बड़ा मजाक कांग्रेस पुलवामा पे बात क्यों नहीं करती? अब ये कहेंगे सरकार ने चुना है भाजपा को, तो भाजपा ने तो राज्यपाल भी चुना था और उस राज्यपाल ने भाजपा की पोल खोल दी, लेकिन बात नहीं होगी। पुलवामा हमले पे बात नहीं करेंगे ये। लेकिन जब पुलवामा की घटना घटी थी तब नए वोटरों से पुलवामा के नाम पे वोट मांग रहे थे। क्या लगता है आपको, यहाँ पे कोई एक संदिग्ध डिग्री वाले लोग बैठे हैं जिनकी परिपक्वता में शक हो रहा है? सबको समझ में आती है, राजनीति पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं और बहुत बढ़िया से राजनीति की समझ रखता हूं। कम से कम हमारे सामने तो इस तरह के तर्क ना प्रस्तुत करें, निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के। आपका बड़ा सम्मान है उत्तर प्रदेश में। ठीक है अनिल जी। बहुत बढ़िया विश्लेषण के साथ हमारे भाई पांडे जी ने बता दिया, और ये स्पष्ट भी है कि आज रस्तोगी साहब एक पत्रकार के विश्लेषक के रूप में नहीं बल्कि एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहां बैठे हैं। तमाम रैलियां कांग्रेस की हुई, जिस कदर जनमानस कांग्रेस की रैलियों में उमड़ा उसका कहीं उल्लेख नहीं कि कांग्रेस ने कोई रैलियां नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में भीड़ की जगह खाली कुर्सियों के अंबार देखने को मिले, लोग नहीं मिले, और यह स्थिति रही कि वहां रैलियों से इन लोगों को वापस तक आना पड़ा। जनता ने इनको स्वीकारा नहीं। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही, ना कि बजरंग बली की। और कांग्रेस के नेताओं को या प्रवक्ता को यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सब हमने बजरंग बली सभी के हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी राम की ठेकेदार है? राम जादे हराम जादे, इस तरह के शब्दों का उल्लेख करने वाली भारतीय जनता पार्टी, बजरंग बली की बात करने वाली। अरे बजरंग दल क्या बजरंग बली का दल है? अगर बजरंग बली का दल है तो ये इतना उद्दंड क्यों? भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस को ये कहने का अधिकार नहीं है। भगवान राम को भी आपने काल्पनिक बताया था। अरे याद कर लीजिए, भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने भी। आप पहले ये स्पष्ट कीजिए, रस्तोगी साहब क्या बीजेपी के पत्रकार हैं, प्रवक्ता है या? अरे आप अपना रखिए, मैं तो अगर विश्लेषण रख रहा हूं तो उसमें ये ना बोलिए आप, ये ना आप कहिए कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो मैं पत्रकार हूं तो पत्रकार ही रहूंगा। सुनने का साहस रखिए। बीजेपी का कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में 2022 में तो प्रियंका गांधी की रैलियों में बहुत भीड़ होती थी और एक सीट कांग्रेस ने जीती, 2 सीटें, तो क्या हुआ? सब जनता भाग गई। आपकी जो प्रियंका मौर्य थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो खुद भाग गई, स्टार कैंपेनर, और जाके बीजेपी का दामन थाम लिया। तो आप क्या बात करेंगे? आप जो इस तरह की बात कर रहे हैं, बीजेपी की रैलियों में से जो निकल के कांग्रेस का दामन कर्नाटक में थामिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हर पार्टी में जिस समय, देखिए एक बात को निश्चित रूप से जान लीजिए, जब चुनाव आते हैं तो बहुत से लोगों के जिनके टिकट कटते हैं वो दूसरे दल का दामन थामते हैं। इसमें कोई वो नहीं, हर दल का ही नियम, जब उसके टिकट कटते हैं दबाव बनाने का प्रयास किया गया, दूसरे दल का कैंपेनर थी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्टार कैंपेनर थी, और कांग्रेस की, और उन्होंने उसी समय छोड़ दिया और छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी का नारा नहीं तो प्रियंका गांधी ने भी तो यही कहा था। नहीं है, पता नहीं आदरणीय रस्तोगी साहब क्यों लड़ सकती हूँ, ये उन्होंने कहा था, लेकिन उनकी हवा निकल गई और एक सीट कांग्रेस ने जीती। तो ये ना कहिए आप, अभी खाली जो है भीड़ देख के ये मत कहिए कि भीड़ वोट में कन्वर्ट हो जाती है। इस बात को देखिए और इस बात का विश्लेषण मत करिए कि आप क्या सुनने का साहस रखिए। ठीक है अनिल जी का भी आप कम से कम बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से आप बीजेपी के मुखालफत कर रहे हैं, कांग्रेस पर जिस प्रकार आरोप लगा रहे हैं, सिद्ध करेंगे किसी आरोप को आप? अरे आप जैसे लोग राष्ट्रपति मुर्मू को राष्ट्रीय पत्नी बता दिया अधीर चौधरी ने, क्या बात आप कर रहे हैं? इसी इंडिया न्यूज में 4 घंटे उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, तो क्या आप बात करते हैं? आप लोगों का किस तरह का? सोनिया गांधी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, तो इस बात क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे आप? एक बड़ा सवाल उठाया है, अनिल जी से उस पर जवाब लेते हैं। अनिल जी, मर्यादाएं भूल बैठे। अनिल जी, मर्यादा तो कांग्रेस ने भूल गई थी। पंकज जी,
भाजपा नहीं भूली। अभी पंकज जी ने एक सवाल खड़ा किया कि कांग्रेस हमेशा ही ऐसे बयान देती है, चाहे बजरंग दल हो, चाहे राष्ट्रपति वाला बयान हो, या अन्य भगवान श्री राम हो, उनको भगवान श्री काल्पनिक राम, बताया। ऐसे तमाम बयानों को इन्होंने उठाया। राम मंदिर का दरवाजा किसने खुलवाया? अरे दरवाजा खुलवाया तो मंदिर बनवा भी देते। मंदिर क्या बीजेपी ने बनवा दिया? नहीं, मैं एक बात रख दूं। भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि राम सेतु के पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो भाजपा अगर राम जी से इतना ज्यादा लगाव और प्रभाव रखती है तो वही वक्तव्य तो भाजपा ने भी दिया है संसद में, भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री ने, कि राम सेतु के पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो आप सवाल कैसे उठा सकते हैं भाई? अयोध्या में जमीनों में घोटाला, चंदों में घोटाला, भाजपा के नेताओं के नाम लगातार। प्रधानमंत्री राहत को उसके बावजूद भी दूसरा पोस्ट बना दिया। कहां गया पैसा? ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? सूचना के अधिकार से उसको वंचित रखा गया। मनसा क्या? राहुल गांधी तो देश की अखंडता से खिलवाड़ करते हुए चाइना एम्बेसी चले जाते हैं अनिल जी। चाइना एम्बेसी चले जाते हैं, घंटों बताते नहीं है। उसके बाद तो मीडिया में फुटेज आता है, उन्होंने बताया नहीं कि कौन सा बात पैदा होने पर अनिल जी, मुद्दा कर्नाटक का हो रहा है, चर्चा कर्नाटक पर हो रही है कि आज आज भी कोई बीजेपी ने प्रवक्ता के रूप में भेजा है, ना कि विश्लेषक के रूप में। देखिए एक बात तय समझिए, लिंगायत और समुदाय जिसकी ओर झुकेगा उसी की सरकार बनेगी, चाहे कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी की बने, ये निश्चित मान लीजिए। जेडीएस सबसे ज्यादा फायदे में हो गई फिर तो। नहीं फायदे नहीं हो गई। देखिए एक बात, वो समुदाय किसकी ओर उन्मुख होता है इस बात पे डिपेंड करेगा। अगर वो जिसकी ओर उन्मुख होगा, किंग मेकर वही होगा, सरकार उसी की बनेगी। 23 में से 8 आदमी लिंगायत के बन चुके हैं मुख्यमंत्री, और 7 लोग वो का लिंगा के बन चुके हैं। 23 में से 15 लोग जो है इस तरह के हैं, प्रतिनिधित्व हैं। और इस समय एसआर बोम्मई जो है वो लिंगायत समुदाय से हैं। तो ये समुदाय का वहां की राजनीति में बहुत बड़ा फैक्टर, और वो जिस ओर झुकाव होगा उसी की सरकार बनेगी, ये निश्चित मान के चलिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है विवेक जी, वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय पर ही पूरा कर्नाटक का चुनाव इसका मतलब टिका हुआ है, तो फिर जेडीएस बड़े शिष्टाचार से एक बात कहूंगा, हो गई ना। मैं तो एक बड़े शिष्टाचार से बात कहूंगा। 40% कमीशन की जो बात आई थी सामने, वो क्या जातियां देख के ली जा रही थी क्या? जनता जातियों से काफी आगे निकल चुकी है। जनता महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, विकास, राष्ट्रगुरु, अंतरराष्ट्रीय इंडेक्स में गिरती भारत की साख, इन सारी बातों को जानती है। और ये तुलनात्मक दृष्टि से भी देखा जाता है कि साउथ की जो जनता है वो कंपैरेटिवली भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत जागरूक होती है। बगल में केरल प्रदेश है, साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि जनता इन सारे प्रोपोगेंडास के पीछे जो छुपा एक रहस्य है उसको जानती है। किस तरीके से पहली बार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत में इन्विटेशन दिया गया जांच करने के लिए, आपने भूला नहीं, आप भूली नहीं होंगे अभी। बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत सारी जो सेना की उपलब्धियां थी जिस पर की वोट मांग करके ये सरकार में आए, और उसके बाद सेना के ही जवान खाने की बुरी गुणवत्ता को लेकर के बेचारे वीडियो बना करके निवेदन करते आए सरकार के सामने, और वही कार्रवाई के शिकार हुए। तो मुझे लगता है अपनी बातों से जुमला परोस के देश को भ्रमित करके जितना भ्रमित करना था भाजपा कर चुकी है, क्योंकि भ्रम फैलाने का भी एक अंत होता है, एक सीमा होती है। सबसे बड़ी बात, मैंने एक सवाल उठाया, प्रधानमंत्री जी अगर कर्नाटका जाकर के 92 काम गिनवा देते, ऐसे 92 काम जिससे कि देश की 92% साख मजबूत हुई होती, तो मुझे लगता कि देश का प्रधानमंत्री देश के सामने अपने हक की बात कर रहा है। वो जाकर के क्या बताते हैं, भाइयों बहनों मुझे 92 बार गालियां दी गई। प्रधानमंत्री जी वो दिन भूल गए जब वो कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग करके एक निकृष्ट शब्दों की गिरती राजनीति की परंपरा को शुरू कर रहे थे। मंचों से किस तरह का संबोधन करना चाहिए जब उनको इस ज्ञान का अभाव है, तो मुझे लगता है वो सवाल उठाने का अधिकार भी उनको नहीं है। और रही बात, अगर आज कांग्रेस की स्थिति बुरी है
मैं मान लेता हूं 2 मिनट के लिए कि चलिए कांग्रेस की स्थिति बुरी है, तो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने स्वयं को एक परिपक्व नेता के रूप में स्थापित भी किया है। राहुल जी को हल्के शब्दों से तोड़ने वाले आज खुद पप्पू बन करके राहुल जी से डरे हुए हैं। इस बात को स्वीकार करने से कोई गुरेज नहीं है कि अभी एक शब्द आया था, एक वक्तव्य आया था कि प्रियंका गांधी जी ने कमान संभाली। भाई देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, जैसे भाजपा एक राष्ट्रीय दल है। अब राजनीतिक गिद्धों की तरह सब लोग केवल और केवल सरकार बनने की दिशा में नहीं दौड़ पड़ेंगे ना। संगठन का भी कार्य होता है, संगठन विस्तार का भी कार्य होता है। देश के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी अगर 27 राज्यों में प्रभाव रखती है तो 27 राज्यों की कार्यकारिणी का भी देख रेख और उसका मंतव्य देखना होता है। विवेक जी, तो मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति के अनुसार कार्य करता है, उसमें सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक सवाल पूछूं? बिल्कुल पूछे। समाजवादी पार्टी भी 17 सीटों पर मैदान में उतरी थी कर्नाटक पर। आपने पूरी डिबेट में अपनी उन 17 सीटों पे कुछ नहीं बोला और कांग्रेस की तरफ से बहुत कुछ बोला। अरे अनिल जी बैठे कांग्रेस के लिए बोलने के लिए, उन 17 सीटों पर भी बोल दीजिए। हाँ ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, 17 सीटों पे भी सुन लीजिए। हमारा एक उद्देश्य बहुत साफ है जी, बहुत स्पष्ट उद्देश्य के साथ। वोटों का ध्रुवीकरण होना चाहिए, भले हमारी पार्टी वहां से जीतने के बाद कांग्रेस को समर्थन दे दे, क्योंकि हम भाजपा को तो समर्थन नहीं देंगे, ये तो सर्वविदित है। ये जग जाहिर है कि समाजवादी पार्टी कम से कम भाजपा को समर्थन नहीं देगी। लेकिन अगर भाजपा को समर्थन नहीं देगी तो समर्थन किसको? तो हमारे पास एक ही विकल्प है, कांग्रेस। जो लोग नहीं बोलते, मैं आपको स्पष्ट रूप से खुल करके कह रहा हूं कि अगर वहां हमारी 1, 2, 3 सीटें भी निकलती हैं, 4 सीटें निकलती हैं, 10 सीटें भी निकलती हैं, तो हमारा समर्थन एक बहुसंख्यक दल होने के नाते कांग्रेस की तरफ रहेगा। ठीक है अनिल जी, धन्यवाद देता हूं अपने साथी भाई पांडे जी को। अखिलेश यादव ने तो ये ऐलान नहीं किया, लेकिन विवेक जी ने ये ऐलान कर दिया। स्नेहा जी, कुछ लोगों को एक वहम हो जाता है कि वो निर्णायक अपनी बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार चेहरा उजागर हुआ है, जनता ने जिस प्रकार उनको नकारना शुरू किया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी हाल में जितनी भी रैलियां हुई जी, केवल किसी के कह देने से कि वहां प्रचंड रैली हुई, ये स्वीकार्य योग्य नहीं है। राहुल गांधी जी से किस प्रकार डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस से किस प्रकार डरी हुई है, पूरा अमला देश का वहां लग जाता है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगे निकाय चुनाव को छोड़कर कर्नाटक राज्य में चुनाव में लगते हैं। यह स्पष्ट दिखता है कि किस प्रकार इनको डर है कि वहां सरकार किसकी बने। कांग्रेस के लिए लोग तैयार हैं, और एक बात अगर किसी तरह से कहीं तो उस पर इस कदर तूल दिया गया, धार्मिक भावना को आंदोलित करने का काम किया। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात की। बजरंग बली का संगठन नहीं है, बजरंग बली सभी के आराध्य हैं। बिल्कुल। और बार बार इस बात को कहना कि हम कहने का अधिकार नहीं, तो कौन कहेगा इस बात को? क्या कांग्रेस के लोग हिंदू नहीं है? क्या हम लोग अपने घरों में राम की या हनुमान की पूजा नहीं करते? क्या हमारे घर में इनकी मूर्तियां नहीं है? क्या हमारे यहाँ आस्था का प्रतीक नहीं है? क्या ये ठेकेदार है भारतीय जनता पार्टी के लोग? और इसीलिए कहा जाता है गोदी मीडिया कि कुछ पत्रकार भी उनकी वकील के रूप में खड़े हो जाते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं। ये आपकी गंदी और ओछी मानसिकता का प्रतीक है, इसीलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, ये सीधी बात मोदी मीडिया और इस तरह की बात मत करें। और ये आप समझाने वाले नहीं है, अनिल जी इस बात को नोट कर लीजिएगा और इस तरह की कृपा करके इस्तेमाल मत करिएगा, ये समझ लीजिएगा। नहीं, सीधी सी बात समझ लीजिएगा। कांग्रेस का नेता बनकर आज आप डिबेट में बैठ जा रहे हैं। कई जगह मेरे साथ आपका सामना होता रहता है डिबेट में, कई और भी चैनलों में, तो इस तरह की बात न किया करें कृपा करके। ये मैं आपको एक नसीहत दे रहा हूँ। अपने गिरेबान में पहले झांक के देखें और अपने दल के बारे में झांक के देखें। राजीव गांधी की बात, राहुल गांधी की बात करते हैं, जिसने जनप्रतिनिधित्व कानून
1951 के सब सेकंड आर्ट 3 की प्रतियों को फाड़ के फेंक दिया था, जो अमेंडमेंट था। आज उनके लिए वही काल का घटक बना, उनकी सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो गए। तो आप क्या बात कर रहे हैं? सदस्यता के मामले में पंकज जी माना जाएगा। ठीक है पंकज जी, जिस धारा में वो कानून है उस व्यवस्था के ऊपर किस प्रकार से उसमें सजा दी गई है और अब तक आप कोर्ट में जाना, अभी अगर कोर्ट में समझा तभी तो सोनिया गांधी है और राहुल गांधी को ये कोर्ट में समझाइए। सरकार की आप जो ऐसी बात कर रहे हैं कि कोर्ट को डायरेक्शन सरकार देती है। पंकज जी, और राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा था, रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए स्वयं निर्णय दिया अपना 100 ट्रायल मोटो लेते हुए। तो इस तरह की बातें मत करिए। वही बात तो अनिल शर्मा जी, वही बात विवेक जी कर रहे हैं कि बीजेपी नहीं, कोर्ट का फैसला आया था। नहीं, वो अनिल शर्मा जी यही कह रहे हैं। ठीक है विवेक जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, फाइनल कमेंट मेरा यही रहेगा कि कर्नाटक में आकलन करना अतिशयोक्ति के आधार पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन जो वीडियो आ रहे हैं, विजुअल्स आ रहे हैं सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो सूचनाएं वहां पे रहने वालों के माध्यम से मिल रही है, कहीं ना कहीं भाजपा का विश्वास लोगों में गिरा है, घटा है। और अगर आज कर्नाटक में भाजपा जीत रही होती तो इस पूरे पैनल में भाजपा का मुझे लगता है कि कोई ना कोई स्पोक पर्सन या कोई ना कोई स्पीकर जरूर बैठा होता। भाई, भाजपा के लोग उस मुद्दों से कन्नी काटते आए हैं जहां पे उनको हताशा का सामना करना पड़ता है, और ये प्रमाण है इस बात का कि इस पूरे पैनल में आज भाजपा का कोई प्रवक्ता उपस्थित नहीं है। तो मुझे लगता है कि भाजपा अपनी हार को कर्नाटक में स्वीकार कर रही है, अग्रिम हार को। बस एक छवि सुधार के लिए प्रोपेगेंडा दिखाने का प्रयास है ये, क्योंकि जिस तरह से 40% कमीशन की बात सामने आई, कर्नाटक के विकास नीतियों की बात आई, उद्योगों के जाने की बात आई, कर्नाटक में IT सेक्टर्स की निराशा सामने आई, जॉब लोगों की जाती रही लेकिन सरकार मौन रही, और सबसे बड़ी बात है कर्नाटक में कुछ ऐसे भी दृश्य आए कि सदन में बैठे विधायक सोते नजर आए या तो MMS देखते नजर आए। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को जनता बखूबी समझती है। जनता एक जिम्मेदार, नैतिक, संवैधानिक सरकार की उम्मीद करती है जो जनता के लिए काम करे, न कि अपनी पार्टी, अपने दल और अपने नेताओं के विकास के लिए काम करे। भाजपा नेताओं के यहाँ से भ्रष्टाचार के रूप में काला धन मिलना, भ्रष्टाचार के रूप में ED की कार्रवाई लोगों के दबाव के बाद शुरू होना, ये सारी बातें कहीं ना कहीं भाजपा के भ्रष्टाचार के आंतरिक पोल को उजागर करती है। और मुझे लगता है भाजपा उत्तर प्रदेश से लेकर कश्मीर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपना विश्वास और जनमत खो रही है, क्योंकि जिस धर्म को आधार बना के भाजपा आई थी, आज उसी धर्म का सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण भाजपा ने कर दिया और विश्वास लोगों से भाजपा का उठ रहा है। ठीक है अनिल शर्मा जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। स्नेहा जी, कर्नाटक चुनाव में जिस प्रकार से जनमत संग्रह हुआ है, जनमत कांग्रेस के साथ जुड़ा, स्पष्ट है कांग्रेस वहां सरकार बना रही है। हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से, क्योंकि हमने वहां जनता के बीच में जाकर काम किया, जनता से जुड़ा हुआ सीधा, और जनता ने कांग्रेस को स्वीकारा है। केवल रैलियों से नहीं, जो एक एक द्वार द्वार कांग्रेस गई है, और उसका रिजल्ट है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें उखड़ चुकी हैं, अपने आप को स्थापित करने के लिए धर्म की आड़ ली और तमाम ऐसी मुद्दों पर बीजेपी ने काम किया, लेकिन जनता ने उन्हें स्वीकारा नहीं है। इसका रिजल्ट देने को 13 तारीख को जो रिजल्ट आना है वो स्पष्ट हो जाएगा। और अभी तक इतने एग्जिट पोलों में दिखाई दे रहा है, मीडिया के माध्यम से अधिकतर कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ा है और भाजपा का वर्चस्व घट रहा है। एक समय होता है किसी का उतार चढ़ाव का, समय के अनुसार किसी का चढ़ाव होता है, किसी का उतार होता है। आज कांग्रेस उठ रही है, उन्हें कांग्रेस बढ़ोतरी की ओर है और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एड़ी चोटी का जोर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए लगाया। जनता से जो कांग्रेस ने जो वादा किया है, जो गारंटी दी है, उस पर भी इन लोगों ने कही कि जनता का अपमान है। और उसी प्रकार की गारंटी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के मुखिया ने, सूबे के मुखिया ने जब लोगों से गारंटी कही कि हम आपको ये वाली गारंटी देते हैं, तो वहां जनता का अपमान नहीं था। किसी जनता से जो पार्टी अगर वायदा करती है, उस वायदे पर खरी उतरती है और गारंटी के साथ, जनता के साथ अगर उस मुद्दे को जनता से जो वायदा किया उसको पूर्ण करने का करती है,
तो वो जनता के साथ है, जनता उसको सराहेगी और जनता उसके साथ है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। किसी के कहने से ठीक है ये नहीं है कि जनता कांग्रेस दोषी हो जाएगी। जी पंकज जी, 70% के आसपास वोटिंग हुई है कर्नाटक में। देखिए एक बात तय समझ लीजिए कि 5 करोड़ 21 लाख वोटर में 2 करोड़ 63 लाख पुरुष और 2 करोड़ 65 लाख महिलाएं और 70% पोलिंग हुई है। और दूसरा फैक्टर वहां पर यह है लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर वहां का। तो अब सवाल इस बात का है कि महिलाओं के हित संरक्षण और सशक्तिकरण की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के उत्तर प्रदेश के चुनाव में विधानसभा में भी 15 करोड़ 2 लाख वोटर थे, उसमें 8 करोड़ पुरुष 7 करोड़ महिलाएं थी और 73% पोलिंग हुई, 5 करोड़ 11 लाख पोल हुआ महिलाओं का। तो उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मतदान किया। तो यही स्थिति अगर वहां भी जिस तरह से वहां जो है जिस तरह से महिलाओं का प्रतिनिधित्व है 2 करोड़ 62 लाख महिला मतदाता है, वो अगर जिस ओर झुकाव उनका होगा वो भी एक वहां पर बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। जिस ओर झुकाव होगा ये तो उसका विश्लेषण कर पाना बड़ा कठिन है, लेकिन क्योंकि जनता कहती कुछ है करती कुछ है, वोट कुछ करती है। लेकिन ये मान के चलिए कि जिस तरह से लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनको मैनेज कर रखा है और जिस तरह से 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके उनको देने का काम किया, ये सब तमाम चीजें हैं। वो कितना सफल होता है इस बारे में अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। ये 13 तारीख को ही उसका फैसला हो पाएगा। लेकिन यह है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कह दीजिए कि कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है, भारतीय जनता पार्टी गायब है, ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि कर्नाटक में किसके सिर सजेगा ताज, कर्नाटक का किंग कौन, ये तो 13 मई को ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक में लगभग 70% के आसपास वोटिंग हुई है, ये कर्नाटक वासियों के लिए जितनी बड़ी खुशी की बात है उतना ही कर्नाटक में चुनाव लड़ने वाली पार्टियों के लिए भी है, क्योंकि जितना ज्यादा मतदान उतना ज्यादा सभी उम्मीदवारों की सूची में मत। खैर अब ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कर्नाटक की जनता किस पर अपना भरोसा जताए। और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।